हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी में कांग्रेस ने जारी किया यूथ घोषणा पत्र। 20 लाख नौकरियों समेत किए 8 वादे। 1% ब्याज पर मिलेगा 5 लाख का लोन। मुलायम सिंह से मिली अपर्णा यादव। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली मुलाकात, पैर छूकर अपर्णा ने लिया आशीर्वाद। 22 जनवरी को मथुरा से चुनावी शंखनाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। 23 जनवरी को जाएंगे मेरठ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 4,818 मरीज आए सामने। 4 कोरोना मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना यूथ घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने पेश करते हुए कहा कि संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनवाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस ट्रेन यात्रा फ्री होगी। एक जॉब कैलेंडर जारी होगा जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको रोजगार कैसे और किस प्रकार से दिलाएंगे, ये सब हमने इस मैनिफेस्टो में लिखा है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के साथ बात की है और जो उनके विचार है वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। साथ ही राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर 24 घंटे में लगभग 880 युवा बेरोजगार होते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों के शासन में लगभग 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्या 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम चुके हैं।
वहीं सपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव कल देर शाम लखनऊ पहुंची। वो मुलायम सिंह से मिली और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया। वहीं अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था, मैं अपर्णा को बधाई देना चाहता हूं। मैं खुश हूं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा फैल रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी विचारधारा बीजेपी में पहुंचेगी और लोकतंत्र को फैलाएगी। हालांकि सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि नेताजी ने अपर्णा को समझाने का हर संभव प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर उनके चाहने वालों की संख्या में बढ़ोतरी का नया आंकड़ा देखने को मिला। ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारी ट्विटर हैंडल पर 10 लाख फॉलोअर पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निजी ट्विटर हैंडल के साथ सरकारी ट्विटर हैंडल पर भी लगातार एक्टिव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए आधिकारिक ट्विटर हैंडल की शुरुआत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय में हुई थी। मुख्यमंत्री के सभी सरकारी कार्यक्रमों के साथ साथ उनकी कई तस्वीरें इस ट्विटर हैंडल के जरिए उनके फॉलोअर्स तक पहुंचती है। ट्विटर पर मौजूद यूपी के मुख्यमंत्री का आधिकारिक ट्विटर हैंडल लोगों की इस प्रशंसा का बखूबी जवाब भी देता है। इस ट्विटर हैंडल की कवर फोटो में बकायदा 10 लाख लोगों के फॉलोअर होने पर लोगों को धन्यवाद भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी के इस आधिकारिक ट्विटर हैंडल को केवल उनके प्रशंसक ही नहीं बल्कि देश की कई बड़ी हस्तियां भी फॉलो करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह 22 जनवरी को कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 23 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में कई विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर प्रचार अभियान भी कर सकते हैं। 22 जनवरी को मथुरा दिन के दूसरे प्रहर और 23 जनवरी को मेरठ दिन के पहले प्रहर में चुनाव अभियान के लिए रवाना होंगे। मेरठ से लौटकर शाम को दिल्ली आएंगे और उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी की छोटी बैठकें करेंगे। ये बैठकें जिला संगठन और विधानसभा के प्रचार अभियान संभालने वाले पदाधिकारियों के साथ होगी। संगठन की बैठकें करने के अलावा तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके प्रचार करने की योजना बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह योजना के मुताबिक ब्रज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की कई विधानसभाओं में बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें कि आने वाले समय में गृह मंत्री अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और हर जिले की हर विधानसभा सीट पर वे अपनी नजर रखेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता अब यूपी का रुख करने लगे हैं। एक तरफ जहां 23 जनवरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा और बरेली क्षेत्र का दौरा करेंगे और साथ ही संगठनात्मक बैठकें करेंगे। बता दें, नड्डा उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे, जहां वो कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक नड्डा आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा और फिरोजाबाद क्षेत्र की 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही नड्डा बरेली में डोर टू डोर बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगे। इस बीच वो जनता के मन की बात भी जानेंगे। दरअसल यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। आगरा में पहले चरण में जबकि बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी ने इन सीटों पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ और आसपास के 9 अन्य जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही इस बार 22 और 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण इन 3 दिनों में नामांकन नहीं होगा। लिहाजा दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामांकन को दाखिल करने के लिए केवल 5 दिन का समय मिलेगा। वहीं दूसरे चरण के लिए ज्यादातर सियासी दलों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होने के बाद प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे।
पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उनके सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। कुछ ही दिनों पहले वे कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे। इमरान के साथ ही सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर भी समाजवादी पार्टी में आ गए थे। कांग्रेस में रहते हुए भी इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात करते रहे हैं। उनका दावा था कि बीजेपी से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। समाजवादी पार्टी इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इमरान मसूद इस बार सहारनपुर के बेहट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ना तो उनको टिकट दिया और ना ही उनके विधायक साथी मसूद अख्तर को। इसके बाद से ही वे नाराज चल रहे थे। फिर इस तरह की खबरें भी आने लगी कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी भी जा सकते हैं, लेकिन 4-5 दिनों तक अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद वे लखनऊ पहुंचे, जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। इमरान ने उनके सामने अपने मन की बात रखी। अखिलेश ने भी उन्हें पूरा मान सम्मान देने का भरोसा दिया। बैठक खत्म होने के कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी ने इमरान के करीबी नेता अंजुम रागिब को सहारनपुर का जिला अध्यक्ष बना दिया। ये तय हुआ कि इमरान पूरी लगन से समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के लिए काम करेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर में शुक्रवार से धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके चलते पुलिस और भी सक्रिय हो गई है। कई तरह की पाबंदियां भी लागू की गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव परिणाम आने तक धारा 144 लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। पुलिस और स्टैटिक टीमें सक्रियता से चेकिंग आदि में लगी हुई है। इस बीच एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। इसके तहत अब 4 या इससे अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। किसी भी तरह के आयोजन के लिए कमिश्नरी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। कोरोना की तीसरी लहर से देश भर में दहशत है। इस बीच कुछ लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाने पर अड़े हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के सहारनपुर से सामने आया है। वहीं जिला प्रशासन ने वैक्सीन नहीं लगवाने पर रामपुर मणिहारान के चकावली गांव को सीज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने गांव के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग करके पुलिस तैनात कर दी। वहीं जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनके गाँव से बाहर निकलने पर रोक है। फिलहाल गाँव के मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग के साथ पुलिस तैनात है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देकर ही ग्रामीणों को बाहर निकलने दिया जा रहा है। संभावित तौर पर ये यूपी का पहला मामला है जहां वैक्सीन नहीं लगवाने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पूरे गांव को सीज कर दिया है। 450 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली। इस बीच बुधवार को एसडीएम संजीव कुमार वैक्सीनेशन की स्थिति जानने के लिए गाँव पहुंचे थे। इस दौरान वैक्सीनेशन कर रही टीम ने बताया कि गाँव में लोगों के वैक्सीनेशन के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। साथ ही बताया कि घर घर जाकर जागरूक करने के बावजूद गांव के 450 लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव बिगुल फूंक चुका है। अलीगढ़ में प्रत्याशी अपने समर्थकों सहित नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिन्हें देखकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के भी पसीने छूट रहे हैं। महल चौराहे पर नामांकन के बीच बीजेपी, समाजवादी पार्टी समेत अन्य पार्टी के प्रत्याशियों समेत हजारों समर्थकों द्वारा जहां एक तरफ आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना गाइडलाइन के नियमों को भी ताक पर रखा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है विकास को लेकर के मैं कहना चाहूँगा 2017 से 22 तक खैर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व विकास हुए हैं और निश्चित ही हमारे क्षेत्र की जनता है, मैं लगातार क्षेत्र में रहा हूँ, बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास है। विश्व में सबसे बड़ी पार्टी का निर्णय बहुत अच्छा रहा। संगठन ने हमको टिकट दी थी और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाती हूँ और कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल पर ही हमको ये टिकट मिली है और मैं प्रयास करूँगी कि कार्यकर्ताओं के कार्यों पर खरी उतरूँ। देखिए, विकास का अगर लक्ष्य लेके चलेंगे तो विकास का लक्ष्य सदैव टारगेट लेके चलना चाहिए। काफ़ी कुछ काम इस दौरान हुए हैं, चाहे स्मार्ट सिटी के काम हो, चाहे देहात के काम हो, चाहे शहर के काम हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, लेकिन फिर भी बहुत काम ऐसे होते हैं। अगर हमारी लिस्टेड है, हमारे पास अगर इच्छा शक्ति है, तो उन कामों को और बेहतर तरीके से आगे अंजाम देने का समय जो एक स्मार्ट सिटी के हिसाब से हो, देहात की अन्य प्रकार की जो शेष हमारी अगर है विकास संबंधी कार्य हैं, उनको पूरा करने के लिए
तो वो समय निश्चित रूप से अगला 5 वर्ष इस प्रदेश के कायाकल्प के लिए बेहतरीन समय होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेकाबू कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3600 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लखनऊ में 2 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। इसमें एक मरीज का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 10 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को शहर में कुल 3683 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें अलीगंज क्षेत्र में अधिकतम 530 मरीज मिले हैं। वहीं लखनऊ के हर क्षेत्र से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। राहत की बात यह है कि लखनऊ में गुरुवार को 2785 मरीज इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। अभी तक लखनऊ में 17,829 सक्रिय मरीज हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले 197 यात्री भी संक्रमित पाए गए हैं और इन लोगों में हल्के लक्षण जैसे खांसी, जुकाम और बुखार दिखाई दिया है। इसके साथ ही जिले में 136 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है और राज्य के ज्यादातर जिले ठंड और कोहरे से प्रभावित है। वहीं राजधानी लखनऊ में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। शुक्रवार सुबह ज्यादातर जिलों में कोहरे की चादर लिपटी रही और लोग ठंड से घरों में ही दुबके रहे। लखनऊ समेत ज्यादा जिलों में आसमान में बादल छाए रहे। असल में पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से सभी जिलों में ठंड का कहर है। वहीं गुरुवार को कानपुर शहर सबसे ठंडा रहा और यहां पर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे सर्द दिन बताया जा रहा है। और इसके साथ ही आगरा में दिन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और यहां पर अधिकतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 9.4 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी सुबह शाम कोहरा रहेगा और तेज हवाएं चल सकती है, जो ठंड में इजाफा करेगी। वहीं राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 14 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शुक्रवार से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वक्त प्रदेश में आचार संहिता लागू है। इस दौरान उड़न दस्ते की टीम नियमों का उल्लंघन करने वाले और शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर देहरादून से सामने आई है। यहां उड़नदस्ता टीम ने एक कार की डिग्गी से लाखों रुपए बरामद किए हैं। उड़नदस्ता टीम देहरादून के रायवाड़ा क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इस दौरान फव्वारा चौक के पास एक कार को तलाशी के लिए रोका गया। पुलिस टीम को सामने देखकर कार का चालक बुरी तरह घबरा गया। उड़नदस्ता टीम ने टोयोटा इनोवा कार की तलाशी ली तो उसमें से 37 लाख रुपए नगद बरामद हुए। वाहन को नदीम अहमद खान नाम का शख्स चला रहा था। धनराशि पकड़ने तक कार चालक द्वारा धनराशि की निकासी संबंधी डिटेल पेश नहीं की गई। इसके साथ ही आबकारी टीम ने 10.26 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। जिले में अब तक लगभग 315 लीटर अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है, जिसकी कीमत लगभग 18,530,000 रुपए है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस साल अब तक एक दिन में सर्वाधिक संक्रमित मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 4,818 कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई है। 3,422 संक्रमित ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले भी 24,000 के पार हो गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,86,915 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 29,031 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 13 जिलों में 4,818 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में 24,255 सक्रिय मरीजों का अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर 79.72% और संक्रमण दर 14.23% दर्ज की गई है।
पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम में आए बदलाव के चलते मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार है। सुबह से देहरादून सहित अन्य इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री धाम के साथ ही आसपास की चोटियों पर भी बर्फबारी हो रही है, जबकि धाम से लगे गांव में भी हल्की बर्फ पड़ी है। ये इस सीजन की 12वीं बर्फबारी है। तड़के से ही बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। देर शाम तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रही। वहीं केदारनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई। धाम में लगभग 1 फीट से अधिक ताजी बर्फ जमी है, जबकि पहले से करीब 10 फीट बर्फ जमा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।